हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम चैप्टर ऑसिलेशंस की 11th क्लास की। ऑसिलेशन चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, वो कहता है कि अगर हम किसी सिंपल पेंडुलम को आर्टिफिशियल सेटेलाइट में ले जाएं तो उसका टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है और सेटेलाइट के अंदर g की वैल्यू क्या होती है, 0। तो g की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो टाइम पीरियड हो जाएगा इन्फिनिटी पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी का मतलब क्या है? टाइम पीरियड इन्फिनिटी का मतलब है कि ये जो पेंडुलम है ये यहां आके फिक्स हो जाएगा, मतलब ये ऑसिलेट करना बंद कर देगा। इसको कहते हैं बच्चों टाइम पीरियड का इन्फिनिटी हो जाना। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दें तो क्या होगा। अगर हम पेंडुलम की लेंथ को डबल कर देते हैं तो फिर वही फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई, लेंथ को कर दो 2l बाई जी। तो t डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई, तो एज इट इज है, √2 को बाहर निकाल दो तो l बाई जी ऐसे लिख लो। तो √2 जब बाहर निकलेगा तो t डैश इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का अगर उसकी लेंथ को डबल कर दें। तो वैसे हुआ क्या, लेंथ तो इंक्रीज हो गई, √2 टाइम्स इंक्रीज हो गई। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है और उसकी लेंथ कितनी होती है। तो सेकंड पेंडुलम बच्चों वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। सेकंड पेंडुलम उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है। तो देखिए जब सेकंड पेंडुलम की हमें स्टेटमेंट पता लग गई कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है तो इसी फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं उसकी लेंथ को निकालने के लिए। तो t इज इक्वल्स टू 2, तो 2 पाई रूट एल बाई जी। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 1/पाई, यहां का स्क्वायर रूट हटा के इसमें स्क्वायर लग गया, एल बाई जी आ गया, जी की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो एल जो है वो अबाउट 1 मीटर, अबाउट 1 मीटर हो जाता है, 0.97 की करीब उसकी लेंथ हो जाती है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पेंडुलम। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप अर्थ के सेंटर में लेके चले जाएं पेंडुलम को, आप कहेंगे वो तो हो ही नहीं सकता, फिजिक्स में सब कुछ हो सकता है। तो अगर आप अर्थ के सेंटर में ले जाएं सिंपल पेंडुलम को तो टाइम पीरियड क्या रह जाएगा फिर। देखिए फिर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सेंटर पे जो जी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो 0 हो जाती है और जब ये 0 हो जाएगी तो टाइम पीरियड फिर से क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई 0। तो टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा। आप एक पेंडुलम क्लॉक को, जो पेंडुलम क्लॉक ऐसे होती है, क्लॉक नीचे पेंडुलम चलता रहता है, ऊपर निडल चलती रहती है, उसमें आपने देखा होगा कि अगर हम उस पेंडुलम क्लॉक को आर्टिफिशियल सेटेलाइट में लेके जाएं तो वो पेंडुलम एक तरफ रुक जाएगा, वो क्लॉक काम नहीं करेगी। लेकिन उसी क्लॉक को अगर हम मून पे लेके जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मून पे जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ना, जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो जब टाइम पीरियड जी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मून पे भी क्वेश्चन आ सकता है, माउंटेन पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप पेंडुलम क्लॉक को माउंटेन पे ले गए तो माउंटेन पे जाके क्या फर्क पड़ेगा। तो माउंटेन पे भी आप देख रहे हैं कि जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज होगा, टोटल टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड आप जानते हो ना कि किसी पेंडुलम को यहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, तो यहां से यहां तक आना, फिर यहां से यहां तक आना, फिर यहां से यहां तक आना और वापस ये आना, इसमें जो टाइम पीरियड लग रहा है, एक पूरे ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड लग रहा है, उस पूरे ऑसिलेशन के टाइम को टोटल टाइम या टाइम पीरियड कहते हैं ऑसिलेशन का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दे जरा, इसी पेंडुलम क्लॉक के बिहाफ पे हो जाएगा कि अगर हम एक पानी से भरी हुई बाल्टी ले लें और पानी से भरी हुई बाल्टी को हमने ऐसे करके पेंडुलम बना दिया और ये जो उसका बेस है इसमें सब में पानी है, इसमें सब में पानी है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी बताई थी कि जो लेंथ होती है पेंडुलम की, जो लेंथ होती है
जो फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई √L/g, उसकी जो लेंथ होती है बच्चों, वो जो लेंथ होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ये रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन होती है। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है जी। अब ये बाल्टी पूरी पानी से भरी हुई है और ये बाल्टी ऑसिलेट कर रही है, ये बकेट ऑसिलेट कर रही है, इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है बच्चों। ये तो ऑसिलेट करते 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 मान लीजिए कि इसमें एक छोटा सा होल हो जाए नीचे और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरने लगे, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरने लगे तो क्या फर्क पड़ेगा टाइम पीरियड पे, हमें ये निकालना है। तो देखिए टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको अभी बताया था मैंने कि लेंथ जो होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन होती है, और आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां मूव कर सकता है, हैवियर साइड की तरफ, जहां भी ज्यादा वेट हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर में जब पेंडुलम ऐसे करके मूव कर रहा है और बूंद बूंद करके पानी नीचे गिरता जा रहा है तो बाल्टी कहां से खाली होगी, बाल्टी खाली होगी ऊपर से। ध्यान दो इस बात पे, बहुत बच्चे सोच लेते हैं नीचे से पानी गिर रहा है तो बाल्टी नीचे से खाली हो जाएगी, नहीं, बाल्टी तो ऊपर से खाली होगी ना, और जब ऊपर से बाल्टी खाली होगी तो पानी कहां आ गया, नीचे। जब पानी नीचे आ गया तो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां तक थी, तो लेंथ कहां तक थी, यहां पे बिल्कुल बीचों बीच। लेकिन जब बाल्टी ऊपर से खाली हो गई, पानी नीचे चला गया तो लेंथ इंक्रीज हो गई, ये देखिए लेंथ पहुंच गई यहां तक, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां आ गया। जब लेंथ यहां आ गई तो लेंथ इस केस में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और लेंथ इंक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज कर गया। तो पेंडुलम का, इस बाल्टी का जो टाइम पीरियड है, जो ऐसे मूव करने का टाइम पीरियड है, वो डिक्रीज कर गया। अगर बाल्टी में से एक इंक्रीज कर गया, लेंथ जो है इंक्रीज कर गई, लेंथ इंक्रीज कर गई तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ना टी और एल तो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो अगर लेंथ इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब ये बाल्टी पूरी खाली हो जाएगी, जब ये बाल्टी पूरी खाली हो जाएगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर बीच में आ जाएगा, और बीच में आने की वजह से फिर टाइम पीरियड वही पुराने वाला टाइम पीरियड हो जाएगा जो पहले था। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए, अगर इसी सिंपल पेंडुलम को, इसी सिंपल पेंडुलम को अगर हम एक झूले की फॉर्म में मान लें, झूले की फॉर्म में मान लीजिए आप झूला झूल रहे हैं और झूला झूलने में आप उस झूले पे खड़े हो गए, तो झूले के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। अब लग तो ऐसा रहा है कि झूले के टाइम पीरियड में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पहले आप बैठे थे बाद में आप खड़े हो गए, तो झूले के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। यूजुअली बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं ही तो झूले पे बैठा हुआ था, मैं ही खड़ा हो गया, तो क्या फर्क पड़ेगा झूले के टाइम पीरियड पे, कोई मास तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो ध्यान दो बच्चों, मास पे तो डिपेंड ही नहीं है, T इज इक्वल्स टू 2πL/g, मास की तो बात ही नहीं करनी है आपने, आपने बात करनी है लेंथ की। तो जब आप झूले पे खड़े हो गए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां शिफ्ट हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ हो गया, सिचुएशन को इमेजिन करो, आप झूले पे पहले बैठे हो, आपके पैर नीचे की तरफ हैं, ठीक है ना, जब आप झूले पे खड़े हो गए तो बॉडी ऊपर चली गई, बॉडी ऊपर चली गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तो ऊपर चली गई। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली गई तो एल क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, और एल के डिक्रीज करने से टाइम पीरियड भी डिक्रीज कर गया। तो ये थे टाइम पीरियड के क्वेश्चंस इस चैप्टर के, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। जरा रेजोनेंस के क्वेश्चंस और सुनिए, रेजोनेंस के क्वेश्चंस क्या होते हैं। पहली बात तो रेजोनेंस सुनिए, रेजोनेंस कंडीशन जब आती है जब दो बॉडीज की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। देखिए हर किसी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो जब दो बॉडीज की फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड हो जाता है मैक्सिमम,
और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड आप जानते होंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम के केस में आप एम्पलीट्यूड लेते हैं तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहां तक जा पाया, यहां तक पहुंच पाया पेंडुलम, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ठीक है, एम्पलीट्यूड ये हो गया। तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए उसी कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं, जब फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं। तो अब देखिए क्या होता है, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने से कुछ बिल्डिंग गिर गई, कुछ बिल्डिंग नहीं गिरी। तो कुछ बिल्डिंग क्यों गिरी और कुछ बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी? अर्थक्वेक की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अर्थ में वाइब्रेशंस हो रही हैं, इसी को तो अर्थक्वेक कह रहे हैं। तो अर्थ की जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, और जो बिल्डिंग बनी हुई खड़ी हुई है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच करेंगी और बिल्डिंग ऐसे कर करके वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट करने में जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए और वो वापस ही ना आ पाए, तो वापस ही ना आ पाए का मतलब क्या हो गया, वो तो गिर गई, वो तो एक तरफ गिर गई। तो इस वजह से कुछ बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लेकिन जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती वो नहीं गिरती हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि जो मिलिट्री वाले लोग होते हैं, मिलिट्री वाले लोगों को मना कर दिया जाता है कि वो किसी ब्रिज से मार्चिंग करते हुए ना निकलें। तो मार्चिंग करते हुए क्यों ना निकलें, क्या वजह होती है मार्चिंग? वैसे वो जा सकते हैं पैदल पैदल, तो इसलिए कह देते हैं कि उन सबकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई ब्रिज की फ्रीक्वेंसी के साथ तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मतलब ब्रिज जो झुक रहा है वो ज्यादा झुक जाएगा, और ज्यादा झुक जाएगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की वजह से वो ब्रिज जो है वो टूट सकता है, इसलिए मार्चिंग करने के लिए मना कर दिया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए रेजोनेंस पे ऐसे ही, कि अगर कहीं कोई बॉम्ब फटता है तो बॉम्ब फटने से घर के शीशे टूट जाते हैं खिड़की के, ऐसा क्यों? सेम आंसर है, फ्रीक्वेंसी मैच, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की वजह से शीशे टूट गए। अगर आप ज्यादा तेज साउंड में म्यूजिक सुनते हो तो म्यूजिक सुनने से भी बहुत ज्यादा तेज साउंड में बर्तन गिर जाते हैं, तो वो बर्तन की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है साउंड से, म्यूजिक से, तो वो बर्तन गिर जाते हैं। सबके पीछे एक ही कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है ना। आपने वो सुना होगा ओपेरा सिंगर, ओपेरा सिंगर क्या, जब वो गाना गाते हैं तो ग्लास टूट जाता है। तो ग्लास टूटने का मतलब ये नहीं कि ओपेरा सिंगर वाले पहले ग्लास तोड़ते हैं तब गाना गाते हैं। यहां मतलब है कि जब वो गाना गाते हैं तो वो इस फ्रीक्वेंसी पे गाना गा देते हैं जो कि कांच की, ग्लास की फ्रीक्वेंसी वही होती है, और जैसे ही दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है और वाइब्रेशंस की वजह से वो ग्लास टूट जाता है। अब बात करते हैं एक स्प्रिंग वाले पेंडुलम की। स्प्रिंग का केस था आपके यहां, स्प्रिंग के केस में जो पेंडुलम था, उस केस में, स्प्रिंग के केस में पेंडुलम की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक स्प्रिंग ले लो और ऐसे करके इसको ऑसिलेट करा दो ऊपर नीचे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। के तो बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना। तो इस फॉर्मूले को, अब ये सीधे साधे क्वेश्चन तो फिजिक्स में आते ही नहीं है, फिजिक्स में तो इसको कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम कर देंगे। तो कहते हैं कि इसको मून पे ले गए, मून पे ले गए इस स्प्रिंग को, और मून पे जाके ऐसे करके ऑसिलेट कराते हैं, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? आप देखिए, आप मास पे तो डिपेंड ही नहीं है, मतलब मून पे आप ले गए तो मास तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, मास तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा ना, और जी पे डिपेंड नहीं है ये। तो क्योंकि ये जी पे डिपेंड नहीं है तो टाइम पीरियड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप मास पे लेके गए, मून पे लेके गए हो, क्योंकि मास चेंज नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना कॉन्सेप्चुअल। और क्वेश्चन देखिए बच्चों आप, कि लोडेड स्प्रिंग के टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर अर्थ में ले जाओ नीचे? अरे तो वो भी जी पे डिपेंड हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कि T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये तो स्प्रिंग का केस है। और पेंडुलम लेते हो, पेंडुलम के केस में T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। तो बच्चों जो स्प्रिंग का केस है, स्प्रिंग का फॉर्मूला ये है, पेंडुलम का फॉर्मूला ये है। देखिए इसमें लेंथ और जी पे डिपेंड है, ठीक है ना, और ये मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, और मास आपको पता है कि चेंज नहीं हो रहा जब तक उसे चेंज नहीं करोगे।
इसलिए इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आप अर्थ के सेंटर पे लेके चले जाओ, चाहे आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट में लेके चले जाओ, चाहे आप माउंटेन पे लेके चले जाओ, चाहे आप मून पे लेके चले जाओ, लेकिन इसमें पेंडुलम के केस में फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये जी पे डिपेंड है। ठीक है जी। अब और क्वेश्चन देखते हैं जी, और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आप ले लीजिए कि सेकंड पेंडुलम हमने आपको बता ही दिया, और ठीक है, तो ये इसकी कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। ऐसे ही मैं इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपको और देता रहूंगा। आप कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम पढ़ते रहना, फिर इसकी न्यूमेरिकल्स की वीडियो देते हैं आपको। थैंक यू सो मच।